अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम रहेगा एंजाइम्स। क्या रहेगा? एंजाइम्स। हमारी बॉडी जो होती है उस बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। जैसे हम लोग जो फूड खाते हैं उस फूड को डाइजेस्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। बट हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स क्या करते हैं, उस फूड को जल्दी डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये होते हैं एंजाइम्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स है और ये एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एंजाइम जो रहेगा उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे होलो एंजाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्ो एंजाइम लिखा हुआ है, ये एक्टिव साइड लिखा हुआ है, यहाँ पे कोफैक्टर। तो एंड ऑफ द लेसन मतलब एंड ऑफ दिस टॉपिक, एंजाइम टॉपिक, आप इस सब का मतलब आपको समझ में आ ही जाएगा कि होलो एंजाइम क्या होता है, एक्ो एंजाइम क्या होता है, एक्टिव साइड क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देखा है कि ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर से, अब इस प्रोटीन में हमने देखा था वो प्राइमरी स्ट्रक्चर भी शो करता है, सेकेंडरी भी शो करता है, टर्शरी भी शो करता है, क्वाटरनरी भी शो करता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे कॉइल शेप में दिखाई दे रहा है, इसको देखेंगे तो कॉइल शेप में दिखाई दे रहा है, मतलब ये यहाँ पे अल्फा हेलिक्स होना चाहिए। मतलब ये यहाँ पे सेकेंडरी रहेगा, सेकेंडरी से टर्शरी बनेगा, टर्शरी से क्वाटरनरी बन जाएगा। और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जितने भी यहाँ पे डिफरेंट कलर के चेन्स शो कर रहे हैं वो सभी के सभी जो चेन्स रहेंगे वो किसके बने हुए रहेंगे, प्रोटीन के बने हुए रहेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन जो होते हैं उस प्रोटीन का ही क्या बनता है, एंजाइम बनता है। तो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन से क्या बनेगा, एंजाइम्स रहेगा। तो एंजाइम्स के डिफरेंट टाइप्स है, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, एक्टिव साइड और कोफैक्टर। अब धीरे धीरे हम लोग इन सभी का मतलब यहाँ पे स्टडी करेंगे। एंजाइम्स में ऐसा कहा जाता है, एंजाइम्स आर द बायोकेमिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन का, किसी भी प्रोसेस का स्पीड बढ़ाने का काम करता है, रेट बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है बायोकेमिकल कैटलिस्ट। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन केमिकल रिएक्शन का स्पीड होता है, जो रेट होता है, उसको अफेक्ट करने का काम करेगा एंजाइम्स। एंजाइम्स आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिक्स्ड है और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स। नाइट्रोजनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, मतलब हाइड्रोकार्बन के अलावा मेन जो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, नाइट्रोजन। मतलब यहाँ पे अमाइड लिंकेज रहेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत, मतलब इस कंपाउंड का जो मेन कंपोजिशन होता है वो होता है कार्बन और ऑक्सीजन, इसलिए एंजाइम्स को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट हैज़ द हाई मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करेगा तो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, जिसकी वजह से उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा। वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट, एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कैटलिस्ट है। हमारे बॉडी के बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बढ़ाने में ये हेल्प करता है। वन मॉलिक्यूल कैन कन्वर्ट, वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कैन कन्वर्ट 10 लाख रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इन 60 सेकंड। मतलब इफ़ किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है तो उस टाइम को कम करने के लिए, और टाइम को कम करेगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा, तो ये स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ाने का काम करेगा एंजाइम। ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि एंजाइम का एक मॉलिक्यूल 10 लाख रिएक्टेंट को 1 मिनट के अंदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन इस एंजाइम के कुछ ड्रॉबैक्स भी है, मतलब लिमिटेशन से, ड्रॉबैक नहीं बोलेंगे उसको, लिमिटेशन बोलेंगे। इसके लिए आइडियल टेम्परेचर जो रहेगा वो 298 से लेकर 310 केल्विन के बीच में होना चाहिए। इफ़ टेम्परेचर इस रेंज के बीच में होता है तब जाके ये एंजाइम जो रहेगा वो अपना इफ़ेक्टिविटी 100% शो करेगा। इफ़ टेम्परेचर इस रेंज से कम होता है या तो इस रेंज से ज़्यादा होता है तो इस एंजाइम का जो एक्टिविटी होता है, जो इफ़ेक्टिवनेस होता है वो कम होता है। साथ में इस एंजाइम की इफ़ेक्टिविटी 100% होने के लिए, सबसे ज़्यादा होने के लिए
जो पीएच है वो होनी चाहिए 5 से लेकर 7 के बीच में। इफ़ हम पीएच को बढ़ाते हैं या तो पीएच को कम करते हैं तो भी जो एंजाइम रहेगा उसका इफ़ेक्टिविटी जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब कैटलिस्ट जो है, ये बायोकेमिकल कैटलिस्ट जो एंजाइम है, ये इसके लिए आइडियल टेम्परेचर है 298 केल्विन से लेकर 310 केल्विन के बीच में। साथ में जो पीएच रहेगा वो रहेगा 5 से लेकर 7 में। द फर्स्ट एंजाइम वॉज सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी इन 1969। तो 1969 में सबसे पहला एंजाइम जो है वो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था। दीज आर द नेम ऑफ एंजाइम्स। साथ में ये भी दिया हुआ है कि उस एंजाइम का सोर्स क्या रहेगा और उस एंजाइम को हम लोग कौन से रिएक्शन में यूज़ करेंगे। जैसे इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है वो ईस्ट से हमको मिलेगा और इसको हम लोग यूज़ करेंगे सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद जाइमेज नाम का जो एंजाइम होता है वो भी हमको ईस्ट से ही मिलेगा। इसका काम होता है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये किसका काम रहेगा, जाइमेज। पेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है उसमें जो ये स्टमक में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, जो प्रोटीन्स होते हैं उस प्रोटीन में के अंदर का जो लिंकेज होता है, कौन सा लिंकेज रहेगा प्रोटीन में, कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ पे होता है, कार्बोहाइड्रेट में, और पेप्टाइड लिंकेज होता है प्रोटीन में। तो उस पेप्टाइड लिंकेज को तोड़ के उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है पेप्सिन। यूरिएज जो होता है ये सोयाबीन के अंदर प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, जो यूरिया हमारे बॉडी में होता है उस यूरिया का डिकम्पोजिशन करके उसको अमोनिया प्लस CO2 में कन्वर्ट करेगा। माल्टेज नाम का जो एंजाइम होता है वो भी हमको इससे ही मिलेगा। इसका काम होता है माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। साथ में डाइस्टेज जो होता है ये माल्ट में प्रेजेंट रहेगा और ये क्या करेगा, स्टार्च जो होता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। सो दीज आर द डिफरेंट एंजाइम्स, उनके सोर्स, साथ में उसको किस रिएक्शन में हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे एंजाइम जो है उसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, इसको लॉक एंड की मॉडल बोलते हैं। हम लोग मैकेनिज्म एंजाइम का यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। मैकेनिज्म के बारे में बहुत जितना भी पढ़ना था वो तो यहाँ पे पढ़ लेंगे, लेकिन इस एंजाइम का मैकेनिज्म जो रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा ये हम लोग सरफेस केमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर आता है 12th स्टैंडर्ड में, हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि ये जो एंजाइम होता है ये किस प्रकार से वर्क करेगा। मतलब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम छोड़ के एंजाइम के बारे में बाकी जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। बस उसका मैकेनिज्म जो रहेगा वो हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, ठीक है। अब ये जो एंजाइम होता है उस एंजाइम को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, एपो एंजाइम और हॉलो एंजाइम क्या होता है, ठीक है। तो अब सिंपल सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि हमारे पास जो सेल फोन है उस सेल फोन में दो बातें मेन जरूरी है कि एक जो हैंडसेट होता है वो हमारे पास होना चाहिए और साथ में उस हैंडसेट के अंदर सिम कार्ड होना चाहिए। इफ उस हैंडसेट में सिम कार्ड होता है और इस सिम कार्ड को इस हैंडसेट में इंसर्ट कर देंगे तो ये सेल फोन जो रहेगा, मतलब ये हैंडसेट जो रहेगा वो वर्किंग कंडीशन में आएगा हमारे पास और इफ़ ये वर्किंग कंडीशन में आएगा तो इससे हम लोग किसी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ओनली हैंडसेट है लेकिन सिम कार्ड नहीं है, या तो हमारे पास ओनली सिम कार्ड है लेकिन हैंडसेट नहीं है, तो हम इस डिवाइस को यूज़ करके किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। मतलब ये सेल फोन तभी या हैंडसेट तभी वर्किंग में रहेगा जब ये सिम कार्ड हैंडसेट के अंदर इंसर्ट करेंगे और ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो ही जाके ये क्या करेगा, अपना काम करेगा। हमारे बॉडी के अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं ये भी ऐसे ही काम करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर कोई के जो एंजाइम्स होते हैं ये मोर देन वन पार्ट के बने होते हैं और उस टाइम पे उस एंजाइम को अपना एक्टिविटी पूरा करने के लिए दोनों पार्ट को कंबाइन होना होता है, ठीक है। अब वो कैसा होता है देखेंगे। इन एडिशन टू प्रोटीन पार्ट, जैसे हमने देखा था कि अमीनो एसिड को कंबाइन करेंगे तो प्रोटीन बनेगा
और प्रोटीन जो होता है उस प्रोटीन का बना हुआ होता है एंजाइम। मतलब एंजाइम का जो बिल्डिंग ब्लॉक रहेगा, मतलब मेन कंपोजिशन जो रहेगा वो रहेगा अमीनो एसिड। तो ये जो एंजाइम है वो एंजाइम अमीनो एसिड का बना हुआ है, या तो हम बोल सकते हैं कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है और प्रोटीन जो रहेगा वो अमीनो एसिड का बना हुआ है। लेकिन हम लोग अब एकदम लो लेवल पे आने से अच्छा है, अमीनो एसिड तक आने से अच्छा है, हम यही कंसिडर करेंगे कि जो एंजाइम रहेगा ये प्रोटीन का बना हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंजाइम जो रहेगा वो ओनली प्रोटीन का बना हुआ है। एंजाइम के अंदर प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। ठीक है, है ये प्रोटीन का बना हुआ है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एंजाइम के अंदर 100% प्रोटीन प्रेजेंट हो। कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी एंजाइम में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन पार्ट के साथ साथ थोड़ा सा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलेंगे कोफैक्टर। क्या बोलेंगे? कोफैक्टर। अब थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास सिम कार्ड है हम इसको बोलते हैं एनपी। क्या बोलेंगे? एनपी। एनपी का मतलब होता है कि ये जो रहेगा ये नॉन प्रोटीन पार्ट रहेगा। एनपी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट रहेगा। और ये हैंडसेट जो रहेगा ये कौन सा पार्ट रहेगा? प्रोटीन पार्ट रहेगा। क्लियर है? तो एक हमारे पास प्रोटीन पार्ट है और दूसरा हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो एंजाइम मतलब हमारे पास जो कंप्लीट हैंडसेट है जो वर्क करने वाला है उसके पास एक हैंडसेट होना चाहिए अच्छा, और एक सिम कार्ड होना चाहिए। दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये वर्किंग कंडीशन में रहेगा। ठीक है। अब एंजाइम के अंदर प्रोटीन पार्ट है तो ये प्रोटीन पार्ट है, साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट है, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनेगा? एंजाइम। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं उसमें 100% प्रोटीन पार्ट ही प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ में प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। और यहाँ पे जो नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट रहेगा उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? कोफैक्टर। ठीक है। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं कोफैक्टर। यहाँ पे मैंने सेल फोन और सिम कार्ड का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है। अ प्रोटीन पार्ट इन सच एन एंजाइम इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम। तो हम एपो एंजाइम बोलेंगे इसको। क्लियर? तो कुछ एंजाइम में प्रोटीन पार्ट भी होता है, साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। उसमें जो नॉन प्रोटीन पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे कोफैक्टर, और उस प्रोटीन में जो प्रोटीन पार्ट होता है उस प्रोटीन पार्ट को बोलेंगे हम लोग एपो एंजाइम। कॉम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, मतलब ये जो रहेगा ये रहेगा एपो एंजाइम और ये रहेगा कोफैक्टर। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो उसको बोलेंगे होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम जो होता है ऐसा एंजाइम होता है जिस एंजाइम में प्रोटीन पार्ट के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है, मतलब कोफैक्टर के साथ साथ एपो एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद वो क्या बन जाएगा? होलो एंजाइम बन जाएगा। ओनली होलो एंजाइम्स हैव अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, नाइदर कोफैक्टर नॉर एपो एंजाइम कैन कैटालाइज द रिएक्शन बाय देमसेल्फ। इसका मतलब हम ओनली कोफैक्टर को यूज़ करेंगे तो भी कुछ काम नहीं होगा, हम ओनली एपो एंजाइम को यूज़ करेंगे तो भी कुछ काम नहीं होगा, लेकिन कोफैक्टर के साथ हम लोग एपो एंजाइम को मिक्स कर देंगे तो ये काम करना शुरू कर देंगे। मतलब नॉर्मल कंडीशन में अकेला कोफैक्टर है तो भी वो इनएक्टिव है, नॉर्मल कंडीशन में ओनली एपो एंजाइम है तो भी वो इनएक्टिव है, लेकिन जैसे कोफैक्टर को एपो एंजाइम के साथ मिला दिया, उनको मिक्स कर दिया, उनको कॉम्बिनेशन करा दिया उनका, तो वो क्या बन जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद अपना काम शुरू कर देगा। कोफैक्टर कैन आइदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये कोफैक्टर जो होता है वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कोएंजाइम। तो इसको हम बोलेंगे कोएंजाइम। मेनी कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट डाइटरी रिक्वायरमेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म एंड और ग्रोथ। मतलब ग्रोथ के लिए जो जरूरी होता है वो हम लोग उसके लिए कोएंजाइम को यूज करेंगे। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है,
एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है, कोफैक्टर इनएक्टिव है, एपो एंजाइम इनएक्टिव है। इन दोनों को मिक्स कर दिया तो होलो एंजाइम बन गया, और ये जो होलो एंजाइम रहेगा वो कैसा रहेगा, एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, अपना वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एपो एंजाइम क्या होता है, साथ में ये भी हमने देखा कि जो होलो एंजाइम होता है वो होलो एंजाइम क्या रहेगा। टाइप्स ऑफ एंजाइम्स बाय फंक्शन, मतलब एंजाइम्स को किस क्लास मतलब किस टाइप में डिवाइड करेंगे, उसके फंक्शन के हिसाब से। जैसे हाइड्रोलेज जो होता है उसका काम होता है हाइड्रोलिसिस करना, आइसोमरेज एंजाइम का काम होता है आइसोमेरिज्म करना, ऑक्सीडो रिडक्टेज का काम होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करना, और ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है उसका काम होता है ट्रांसफर करना। हाइड्रोलेज के भी तीन टाइप है, लिपेस, न्यूक्लियस एंड प्रोटीएस। आइसोमरेज को हमने इपीमरेज बोला है, इपीमर का मतलब भी हमने देखा था। लिगेज में आता है कार्बोक्सिलेज और सिंथेटेज। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, मतलब यहाँ पे ये एंजाइम्स है, साथ मतलब एंजाइम का एक मेन क्लास है। और हाइड्रोलेज जो है, जो हाइड्रोलिसिस करने का काम करता है, उसके सब क्लास भी है। मतलब हाइड्रोलेज को लिपेज भी बोल सकते, हाइड्रोलेज के अंदर लिपेज भी आता है, न्यूक्लियस भी आता है और प्रोटीएस भी आता है। साथ में वो किस टाइप का फंक्शन करेगा वो भी लिखा हुआ है। तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये पर्टिकुलर जो एंजाइम रहेगा वो किस प्रकार का काम करेगा, या तो ये पर्टिकुलर काम करने के लिए हम किस एंजाइम को क्या करेंगे, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एंजाइम, और साथ में रहेगा उसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमको पढ़ना है विटामिन्स। ठीक है, तो विटामिन्स जो होता है वो विटामिन्स क्या होता है, उसको किस प्रकार से हम लोग क्लासीफाई करेंगे। विटामिन जो है ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, वाइटल प्लस अमाइन। अमाइन क्या होता है, जहाँ पे NH2 एज अ सब्सटीट्यूएंट सॉरी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसे वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, हमारे बॉडी के लिए जो मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सब्सटेंस इंपॉर्टेंट होता है, उस सब्सटेंस को बोलेंगे वाइटल। और इफ उस सब्सटेंस में अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको बोलेंगे अमाइन, और वाइटल प्लस अमाइन को कंबाइन करेंगे तो मिल जाएगा विटामिन। ये विटामिन मतलब विटामिन जो होता है, इसमें ये डेफिनेशन जो है वो बहुत पहले का है। तो इनिशियली जब विटामिन्स के बारे में या विटामिन्स के बारे में जब डिस्कवरी हुआ था, विटामिन विटामिन बोथ आर करेक्ट, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, प्रोनाउंस कर सकते हो। तो ये विटामिन मतलब विटामिन जो है, जब इसका डिस्कवरी हुआ था, इसके बारे में फर्स्ट टाइम रिसर्च हुआ था, तो स्टार्टिंग के मतलब जितने भी विटामिन या विटामिन्स का डिस्कवरी हुआ था, तब उनमें एक बात कॉमन थी कि उनमें अमाइन ग्रुप जो था वो प्रेजेंट था। तो फिर साइंटिस्ट लोगों को ये लगा, रिसर्च जिन्होंने किया था उन्होंने क्या किया कि ये विटामिन जो है मतलब ये जो सब्सटेंस है ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब वाइटल है, और वहाँ पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। तो उन्होंने वाइटल और अमाइन दोनों को कंबाइन करके उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया विटामिन विटामिन। लेकिन बाद में कुछ विटामिन के बारे में डिस्कवरी करके ये पता चला कि वो विटामिन का काम तो करते हैं, लेकिन उनके पास अमाइन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। तो बाद में उन्होंने इस मेन वर्ड को चेंज नहीं किया और विटामिन को विटामिन ही रखा। और ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी विटामिन में या विटामिन में अमाइन ग्रुप प्रेजेंट हो। विटामिन कांट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, मतलब जितने भी विटामिन है उनमें से मोस्ट ऑफ द विटामिन ऐसे हैं जो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो सकते। इफ़ हमारे बॉडी के अंदर उनकी डेफिशिएंसी होती है तो उनके डेफिशिएंसी की वजह से कोई पर्टिकुलर एक डिसीज प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, हमारी बॉडी भले ही उस विटामिन को सिंथेसाइज ना करे, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन सभी इसेंशियल विटामिन को क्या करते हैं, वो सिंथेसाइज करते हैं। तो इफ़ हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी है किसी पर्टिकुलर विटामिन की, और उस विटामिन के वजह से हमारे बॉडी में कोई डिसीज़ हो रहा है, तो उस डिसीज़ को ठीक करने के लिए जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स के अंदर जो विटामिन होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं। तो ये जो विटामिन रहेंगे
ये हमको इसेंशियल फूड के तौर पे होते हैं। फूड दो टाइप का होता है, एक होता है इसेंशियल, दूसरा होता है नॉन इसेंशियल। ठीक है, तो जो फूड हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है उसको बोलेंगे हम लोग इसेंशियल। पानी मतलब जो वाटर है वो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल फूड का काम करेगा। डोमिनोज का पिज़्ज़ा जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए नॉन इसेंशियल फूड का काम करेगा। ये जो विटामिन होते हैं, हर एक विटामिन का एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल वर्क होता है और उस वर्क को एक वो पर्टिकुलर विटामिन ही पूरा कर सकता है, दूसरा कोई भी विटामिन उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। उससे अच्छी बात यह है कि हमारे बॉडी में किसी पर्टिकुलर डिसीज को ठीक करने के लिए हमको जब किसी विटामिन की ज़रूरत होती है तो हमको वो विटामिन जो रहेगा वो बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए। तो विटामिन चाहिए, लेकिन विटामिन का जो अमाउंट रहेगा वो बहुत स्मॉल अमाउंट चाहिए। विटामिन्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल इन वाटर एंड फैट। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल जो है उसमें आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। वाटर सोल्यूबल जो है वो है विटामिन बी एंड सी एंड इनसोल्यूबल इन वाटर एंड फैट रहेगा एच। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन ऑन द बेसिस ऑफ वो किस में सोल्यूबल रहेंगे या तो किस में इनसोल्यूबल रहेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए जो होता है ये प्रेजेंट हो, इसका केमिकल नॉमेनक्लेचर जो है वो है रेटिनॉल। तो विटामिन ए जो है इसका ये जो स्ट्रक्चर है इसको केमिस्ट्री में हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। तो विटामिन ए का केमिकल नेम जो रहेगा वो रहेगा रेटिनॉल और ये रहेगा उसका स्ट्रक्चर। ये जो रेटिनॉल है ये फिश का जो लीवर होता है उस लीवर से जो ऑयल निकालते हैं उस ऑयल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। साथ में जो कैरेट होता है वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। बटर, चीज़ और मिल्क ये जो है ये इस रेटिनॉल के सोर्स है। या तो हम उसको रेटिनॉल बोल सकते हैं या तो उसको हम लोग विटामिन ए बोल सकते हैं। इफ़ कभी ऐसा होता है हमारे बॉडी के अंदर इस रेटिनॉल का मतलब विटामिन ए का डेफिशिएंसी होता है तो उस टाइम पे जो डिसीज़ होता है उसको बोलते हैं हम लोग जेरेप्थेलेमिया। ये जो जेरेप्थेलेमिया इस पे क्या होता है, हमारा जो आँख होता है उस आँख का जो आँख में इस प्रकार का वाइट कलर का पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो होता है ये होता है विटामिन ए के डेफिशिएंसी के वजह से। और इफ़ किसी के बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो यहाँ पे जो सोर्स दिए है वो इन सोर्स को हम लोग यूज करके विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। अब आएगा विटामिन बी। विटामिन बी को विटामिन बी वन में हम लोग देखेंगे। विटामिन बी वन जो होता है ये जिस केमिकल में प्रेजेंट होता है मतलब इस विटामिन बी वन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसका नाम आता है थायमीन। ये जो थायमीन है ये थायमीन जो रहेगा वो ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क और सीरियल्स में प्रेजेंट होता है। तो इफ़ हम हमारे बॉडी में विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी को हम लोग इस सोर्स से क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। इफ़ कभी ऐसा होता है हमारे बॉडी के अंदर इस थायमीन का मतलब विटामिन बी वन का डेफिशिएंसी होता है तो उसके वजह से बेरी नाम का एक डिसीज़ होता है। ये हमारे हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। साथ में हमारे बॉडी के ऊपर मतलब हाथ जो जो पाल्म होता है, हमारा हाथ होता है, उसके ऊपर इस प्रकार के रेड पैचेस आना शुरू हो जाता है और इस डिसीज़ को बोलते हैं हम लोग बेरी। और ये होता है विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी की वजह से मतलब थायमीन के डेफिशिएंसी की वजह से। उसके बाद हम देखेंगे विटामिन बी टू। विटामिन बी टू जो रहेगा इसका केमिकल नॉमेनक्लेचर जो रहेगा वो रहेगा राइबोफ्लेविन और ये रहेगा उसका स्ट्रक्चर राइबोफ्लेविन का। ये जो रहेगा ये जो एग वाइट होता है ये रहेगा इसका सोर्स। यहाँ से हम लोग इस राइबोफ्लेविन को इनटेक कर सकते हैं। इफ़ कभी ऐसा होता है हमारे बॉडी के अंदर इस राइबोफ्लेविन का डेफिशिएंसी होता है तो इसके वजह से ये स्किन डिसीज़ को प्रोड्यूस करता है और ये क्या करता है कि हमारा जो टंग होता है उस टंग का रेडनेस बढ़ जाता है।
तो टंग का रेडनेस जो होता है, ये रेडनेस बढ़ाने के लिए विटामिन B2 का डेफिशिएंसी के वजह से ये जो टंग का रेडनेस होता है वो बढ़ जाता है। उस टाइम पे हम लोग जो एग वाइट है उसको इनटेक करेंगे तो वो क्या करेगा, इस विटामिन B2 की डेफिशिएंसी को क्या करेगा, फुलफिल करने का काम करेगा। विटामिन B6 का जो केमिकल नेम है उसको बोलेंगे हम लोग पायरिडॉक्सिन, और ये रहेगा उसका स्ट्रक्चर। ये जो पायरिडॉक्सिन होता है या विटामिन B6 होता है, इसका सोर्स रहेगा मिल्क एंड एग वाइट। ये क्या करता है, ये भी स्किन डिसीज को प्रोड्यूस करता है। सर डिसीज का स्पेलिंग देख लेना एक बार, ठीक है। ये भी स्किन डिसीज को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और ये जो स्किन डिसीज जो रहेगा उनमें से एक आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है अ सडन वायोलेंट एंड इरेगुलर मूवमेंट ऑफ बॉडी कॉस्ड बाय इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल का मतलब मसल का कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स जो होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है वॉल्यूंटरी और दूसरा होता है इनवॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी का मतलब होता है जब हम चाहेंगे तब वो मसल्स क्या करेंगे, अपना कॉन्ट्रैक्शन या तो रिलैक्सेशन करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ना चाहते हुए भी वो मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये होता है विटामिन B6 के कमी के वजह से, और इस डिसीज को बोलते हैं कन्वर्जन। विटामिन B12 जो रहेगा इसका केमिकल कंपाउंड का नाम है साइनोकोबैलामाइन। तो ये हमारा साइनोकोबैलामाइन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कोबैलामाइन इसलिए बोला हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट प्रेजेंट रहेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि विटामिन B12 के अंदर कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो मेटल आयन प्रेजेंट रहेगा ये कौन सा रहेगा, कोबाल्ट रहेगा। तो ये जो विटामिन B12 है ये हमको एग से या तो फिश जो रहेगा, दीज आर द सोर्स ऑफ विटामिन B12। इफ कभी ऐसा होता है हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B12 का मीन्स साइनोकोबैलामाइन का डेफिशिएंसी होता है, तो ये क्या करता है, परनिशियस एनीमिया प्रोड्यूस करता है। जो हमारे बॉडी के अंदर के जो RBCs होते हैं उस RBCs, यहाँ पे RBSC चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो RBCs होते हैं उस RBCs का क्वांटिटी क्या करता है, कम कराने का काम करता है विटामिन B12। उसके बाद विटामिन सी जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड इज अ केमिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ विटामिन सी, और ये रहेगा उसका स्ट्रक्चर। ये रेड कलर का जो दिख रहा है वो ऑक्सीजन है, ये रहेगा कार्बन और ये रहेगा हाइड्रोजन। ये विटामिन सी जो रहेगा इनके सोर्स देखेंगे टमाटो, साइट्रस फूड और ग्रीन वेजिटेबल्स जो रहेंगे वो क्या करेंगे, विटामिन सी को प्रोड्यूस करेंगे या विटामिन सी को सप्लाई करेंगे। इफ़ कभी ऐसा होता है हमारे बॉडी के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है और इसके वजह से जो डिसीज होता है उसको बोलेंगे स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब होता है ब्लीडिंग गम्स, मतलब हमारे जो गम्स होते हैं वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। और इस टाइप के हमारे गम्स का मतलब गम्स जो होते हैं वो इस प्रकार का स्ट्रक्चर क्या करेंगे, शो करेंगे। तो इस प्रकार से विटामिन सी के वजह से जो डिसीज होता है उसका नाम रहेगा स्कर्वी। आप स्कर्वी को इस प्रकार से देख सकते हो। विटामिन डी जो होता है इसका केमिकल नॉमेनक्लेचर रहेगा कैल्सीफेरॉल। ये यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। इस विटामिन डी के जो सोर्स रहेंगे वो रहेगा सनलाइट, दिस इज अ बेस्ट सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में जो फिश होता है वो भी क्या करता है, विटामिन डी को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इफ़ कभी ऐसा होता है हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी का डेफिशिएंसी होता है तो जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है आजकल, जो कि बहुत कॉमन है। तो ये जॉइंट पेन होने का मेन रीज़न ऐसा है कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम रूम के अंदर रहते हैं, छाँव में रहते हैं। पहले क्या होता था, लोग अर्ली मॉर्निंग उठ के सनलाइट के कांटेक्ट में आते थे। आजकल ऐसा नहीं है, दिन भर लेट उठने के बाद नहा धो के डायरेक्ट कार के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे भी सनलाइट का कांटेक्ट नहीं आता है। ऑफिस में जाएंगे वहाँ पे भी सनलाइट का कांटेक्ट नहीं आता है।
जिसके वजह से विटामिन डी जो होता है वो हमारे बॉडी को प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिलता है, और जिसके वजह से आजकल जॉइंट पेन जैसे डिसीज बहुत कॉमन हो गए हैं। क्लियर। साथ में ये क्या करता है, बोन का डिफॉर्मेशन करता है। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है बोन का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो उसको चेंज कर देता है। नॉर्मल एनाटॉमी हम देखेंगे बोन का, तो ये हमारा जो रहेगा थाई का जो बोन रहेगा वो ऐसा स्ट्रेट होता है। लेकिन इफ हमारे बॉडी के अंदर कैल्सीफेरॉल का मतलब विटामिन डी का कमी रहेगा, तो ये जो स्ट्रेट जो थाई का बोन होता है, ये बोन यहाँ से बेंट होना शुरू हो जाता है, और जब वो बेंट होना शुरू हो जाएगा तो उस डिसीज को बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलेंगे, रिकेट्स। तो जो बोन डिफॉर्मेशन होता है उसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं रिकेट्स, और ये होता है विटामिन डी के डेफिशिएंसी के वजह से। विटामिन ई, विटामिन ई जो रहेगा इसका केमिकल नॉमेनक्लेचर रहेगा अल्फा टोकोफेरॉल। यहाँ पे अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा गैमा डेल, इन सब का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हमको उतना नहीं देखना है, हमको सिर्फ इसका देखना है, अल्फा टोकोफेरॉल का मतलब देखना है। R1 जहाँ पे है वहाँ पे होना चाहिए CH3, और R2 जहाँ पे है वहाँ पे भी होना चाहिए CH3। ये विटामिन ई जो होता है ये ग्रीन वेजिटेबल और जो मीट होता है, मांस होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इफ कभी ऐसा होता है कि इसका क्वांटिटी हमारे बॉडी में कम होता है, तो इसके डेफिशिएंसी की वजह से स्टेरिलिटी होता है, मतलब इनफर्टिलिटी होता है। यह फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को रोकने का काम करता है विटामिन ई। विटामिन एच, विटामिन एच जिस केमिकल मतलब विटामिन एच का जो केमिकल नेम रहेगा वो रहेगा बायोटीन, और ये रहेगा इसका स्ट्रक्चर। विटामिन एच जो होता है वो ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वहाँ से हम लोग इसको इनटेक कर सकते हैं, और इसके डेफिशिएंसी की वजह से होता है हैमरेज। हैमरेज का मतलब होता है सीरियस ब्लीडिंग इनसाइड और आउटसाइड पर्सन्स बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के अंदर या तो बॉडी के बाहर में जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उस डिसीज, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हैमरेज। कभी कभी हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया, मतलब ब्रेन की कोई पर्टिकुलर वेन जो रहेगी वहाँ से सीरियस ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा मतलब हैमरेज होने के लिए मेन रीजन जो होता है वो होता है विटामिन एच का डेफिशिएंसी। तो विटामिन एच के डेफिशिएंसी की वजह से हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे।